हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 11 के लिए मैथमेटिक्स हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पे हम अध्याय 2 को लेकर के आए हैं एनसीईआरटी की किताब से, और ये है फलन, संबंध और फलन। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं इसकी विविध प्रश्नावली पर, जो कि अपने में ही गजब की प्रश्नावली है। तो चलिए हम आज इस प्रश्नावली को हल करेंगे। यहाँ पे देखिए, सवालों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है और क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल हैं, ज़्यादा समझाने वाले हैं। तो हम इन्हें 2-3 पार्ट्स में लाएंगे। तो ये है पहला पार्ट, जहाँ पे हम इसके कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखते हैं कि कितने प्रश्न कर पाते हैं आज के इस वीडियो में। तो पहले प्रश्न को हम देखेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि संबंध f यहाँ पे दिया गया है fx इजकल टू। यहाँ पे देखिए, ये लिखने का तरीका हो रहा है। इसको जूम करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। ये लिखने का तरीका होता है और ये बहुत ही गज़ब का होता है। यहाँ पे देखेंगे, देखने में ये लगता है मुश्किल, ये पूरा एरिया लगता है मुश्किल, पर असल में जितना बड़ा चीज़ें होती हैं उतना आसान हो जाता है यहाँ पे। तो ये fx बराबर जो दिया गया है, ये एक्स स्क्वायर तब काम करेगा जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से 3 के को लेते हुए उनके बीच में रहेगी, यानी कि 0 1 2 3 हो जाएगी। और 3x तब काम करेगा जब x का, देखिए x के हमको यहाँ पे वैल्यू अलग अलग रखनी है, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे संबंध हो रहा है, संबंध में हमें क्या करना है, हल करना है। हल कैसे करना है, मैंने आपको इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत कुछ बताया था पिछले प्रश्नों में। अभी इस प्रश्न में हमको हल करना है। हल करने में यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा दी गई हैं, बट हम यहाँ पे चलिए यहाँ पे पूरा हल करके दिखाते हैं। यहाँ पे कॉपी में हल करके दिखाते हैं। यहाँ पे बताने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो कॉपी में चलते हैं। तो प्रश्नों पर नज़र डालते हैं। यहाँ पे हमारे पास है fx बराबर जो कुछ भी दिया है। यहाँ पे देखिए, फलन जो होता है, फलन में हमको अलग अलग जो मान याद करने होते थे, हमने पिछली प्रश्नावली में देखे थे। अभी यहाँ पे हमको ये जानना है कि ये फलन है कि नहीं। जो इस प्रश्न में कहा गया है कि यहाँ पे 2 आपको दिए गए हैं संबंध, और इन संबंधों में कौन सा फलन है कौन सा नहीं है। कहा गया है कि f फलन है, g वाला फलन नहीं है। ऐसा में सिद्ध करना है या फिर दिखाना है। तो दिखाने के लिए हमें हल करना होगा। हल करने के लिए थोड़ा सा चलते हैं, देखेंगे। देखिए, हम पहले बात तो fx से शुरू करेंगे और इसमें हम पहले वाले टर्म को अप्लाई करेंगे। देखिए, fx बराबर हमको एक्स स्क्वायर और यहाँ पे 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 3 से स्टार्ट करेंगे काम, ठीक है। यहाँ पे ये हल हमने स्टार्ट किया है। अब हल में आगे क्या है कि fx में हम क्या करेंगे, x की अलग अलग वैल्यू रखेंगे। क्या यहाँ पे वैल्यू हमको दिखाई दे रही है, 0 1 2 3 आप रख सकते हैं। देखिए, 0 के बराबर कह रहा है x की वैल्यू, यानी 0 रख सकते हैं। फिर 0 से बड़ा यानी 1 2 रख सकते हैं। 3 के बराबर तक जा सकते हैं, तो 3 तक हम यहाँ पे रख कर देख लेते हैं। जैसे f0 हम निकालेंगे तो 0, यहाँ पे देखेंगे x की जगह पे हमको वही 0 या फिर 1 रखना है, तो यहाँ पे 0 स्क्वायर बनेगा जो कि 0 रहेगा। f1 निकालेंगे तो क्या मिलेगा, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 ही मिलेगा। f2 रखेंगे तो क्या होगा, तो 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 मिल जाएगा, है ना। f3 भी आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर इक्वल टू 9। ये हमें एक हिसाब से मिल चुका है, जो हमें एक पार्ट में, टोटल यहाँ पे 4 पार्ट है, चारों पार्ट को देखना है, ठीक है। यहाँ पे इसके 2 पार्ट हैं। दूसरे पार्ट को शुरू करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि fx इजकल टू हमको 3x दिया गया है, जब जो x की वैल्यू है वो 3 और 10 के बीच में ऐसे रह रही है। आगे करेंगे तो यहाँ पे f3 से बात हो रही है, तो 3 रखेंगे, ठीक है। तो 3x यानी कि 3 मल्टीपल x इजकल टू 3, 3 3 जा 9। तो ये ऐसे निकला। अभी यहाँ पे x स्क्वायर था तो स्क्वायर कर दिया। यहाँ पे 3 से गुणा करने की बात कर रहे थे हमने, 3 से गुणा कर दिया। इसमें कुछ बदलाव नहीं किया, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जो जैसा है वैसी उसी प्रकार से हमको आगे काम करते जाना है। तो आगे बात करेंगे, f4 की बात करेंगे तो 3 इंटू 4 करेंगे, 4 3 12 हो जाएगा। f5 करेंगे तो
5 तिहाई 15 हो जाएगा। F6 करेंगे तो 6 त्रिक 18 हो जाएगा। F7 करेंगे तो 7 त्रिक 21 मिल जाएगा। F8 पे 8 त्रिक 24 और यहाँ पे F9 पे जो करेंगे 9 त्रिक 27 और F10 पे जो करेंगे वो हो जाएगा 30। देखिए यहाँ पे और हल किया जाएगा, गुणा किया जाएगा बार बार, लेकिन यहाँ पे हमारे पास हमने जल्दी जल्दी कर लिया है। तो इतने सारी चीज़ें मिले हैं। अब आपके लिए प्रांत क्या होगा देखेंगे। प्रांत क्या है, 0 1 2 3 है और यहाँ पे प्रांत को 3 को 2 बार लिया गया है, तो उसके जो परिसर मिल रहा है वो 9 और 9 दोनों ही बार मिल रहा है। 0 के लिए 0 मिल रहा है, 1 के लिए 1 मिल रहा है। सभी के लिए जो प्रांत और परिसर का मामला हो रहा है वो यूनिक आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है, दो लोगों के साथ संबंध नहीं कर रहा है। जैसे कि 3 और 3 में ही यहाँ पे मामला बैठता है कि 3 पे 9 आ रहा है, 3 पे फिर से 9 आ रहा है, यानी कि इस स्थितियों में आपका जो प्रांत है ये रहा और परिसर है वो समान दृष्टिकोण रखता है, कोई भी बदलाव नहीं रखता है। इस वजह से ये क्या है, हम लिख देंगे ये फलन है। ठीक है, ये फलन है, अतः फलन है। अब gx के मामले में अगर आए, अब यहाँ पे gx को देख लेते हैं। देखिए gx बराबर हमको वही सेम चीज़ें दी गई, एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स स्क्वायर और यहाँ पे दिया गया 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 2। सारा मामला वैसे ही चलेगा। देखिए g0 बराबर निकालेंगे तो आपको 0 मिलेगा, g1 बराबर निकालेंगे तो आपको 1 मिलेगा, इसी प्रकार से मिलेगा क्योंकि स्क्वायर ही काम कर रहा है। और g2 निकालेंगे तो आपको 4 मिलेगा। बाकी बात रही कि आगे कुछ करने की 3 रखने की, तो 3 नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पे लिमिट केवल 2 तक है और आगे वाला संबंध हम देखेंगे। क्या संबंध है वो आपके पास है, gx बराबर 3x और यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 10। तो यहाँ पे मामला बैठ जाता है g2 का, फिर से 3 मल्टीपल 2 इक्वल टू 6। अब यहाँ पे मामला 4 का हो रहा था और यहाँ पे 6 का हो रहा था, चेंज हो रहा है। बाकी सारी चीज़ें अगर g3 अगर आप निकालेंगे, चूँकि 2 के बाद बड़ा क्या होता है 3 होता है, तो वो बराबर आपको 9 मिलेगा और आगे जो भी गिनतियाँ हैं यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे छापते चले जाएंगे, वो मिलता चला जाएगा। बट हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो 2 के लिए आपका परिसर हो रहा है उसमें 4 और 6 2 अलग अलग वैल्यूज़ मिल रही हैं। अब जिसकी वजह से ये फलन नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे संबंध, ठीक है, संबंध g में, ठीक है, यहाँ पे क्या मिला 2 4 एंड 2 6 मिलेगा। 2 4 एंड 2 6 में, ठीक है, 2 के 2 प्रतिबिंब 4 व 6 प्राप्त होते हैं, अतः यह फलन नहीं है। तो ये स्थिति रही इस प्रश्न की। दोस्तों दूसरे प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमको प्रश्न दिखाई दे रहा है, कहा गया है कि यदि fx बराबर एक्स स्क्वायर हो तो f यहाँ पे 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1 ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान से सवाल है, चलिए हल करते हैं। बहुत ही प्यार से, बड़े आराम से आ जाएगा ये। ओके जी, तो इस प्रश्न की अगर बात करें तो यहाँ पे दिया गया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देन आपको 1.1 ये पूरी वैल्यू हमको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से चीज़ों को लिखना शुरू करेंगे। जैसे हम लिख लिए यह 1.1, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है क्योंकि हमको यहाँ पे रखना है, इसका मान निकालना है। तो 1.1 जैसे कि x का x स्क्वायर होता है तो 1.1 का स्क्वायर हो जाएगा। 11 में 121 होता है, तो यहाँ पे 121, एक अंक पे दशमलव तो 2 अंक पे लग जाएगा। तो इतना सिंपल सा आंसर यहाँ पे मिल गया। f1 की बात करेंगे तो 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 मिल जाएगा। और यहाँ पे अब यहाँ पे फलन है ही नहीं, तो उसमें रखने की कोई आवश्यकता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट आप रखेंगे और मान निकालेंगे। जैसे f 1.1 था माइनस f1 था अपॉन 1.1 माइनस 1 था,
इसके बराबर आपको क्या मिला था, इसके बराबर 1.21 मिला था, माइनस इसमें 1 मिला था और इसमें घटाने पे क्या मिल जाएगा 0.1 मिल जाएगा। इसमें से जब इसको घटाएंगे भैया क्या घटाएंगे, देखिए बहुत से बच्चे क्या करेंगे गलती करके ऐसे घटा देते हैं भाई, इंटर में पहुंच गए बड़ी बात नहीं है, बट आप गलती करके ऐसे घटा सकते हो, बहुत से लोग इसे घटाते हैं, बड़ गलत है। घटे के कैसे 1.21 में 1 ऐसे घटता है, ठीक है, तो यहाँ पे 0.21 मिलेगा, ठीक है, प्लस में मिलेगा, सॉरी माइनस नहीं रहेगा, तो यहाँ पे 0.21 मिलेगा और 0.1 नीचे है। एक एक अंक पे दशमलव हम हटा देते हैं, उसको हटाने के लिए हम 10 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ पे 2.1/1 मिल जाता है, जो कि हमको 2.1 के बराबर ऑलमोस्ट मिलेगा और ये अपना आंसर हो जाएगा और इसमें कुछ नहीं है आगे शेष कुछ करने को। सो दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि fx बराबर आपको दिया गया है, fx बराबर दिया है x² + 2x + 1 अपॉन x² - 8x + 12 का प्रांत ज्ञात कीजिए। अब इससे रिलेटेड आपको पीछे उदाहरण में एक सवाल मिली थी, चलिए इसको हल करके दिखाते हैं। बहुत ही आसान सी सवाल है ये। अब इसके हर के गुणनखंड करके हम यहाँ पे गिनतियों को देखेंगे। तो दोस्तों ये रहा वो प्रश्न। अब इस प्रश्न में हमें ज्ञात तो करना था कि इसका प्रांत क्या होगा। तो प्रांत मतलब आगे वाली गिनतियाँ, तो आगे वाली गिनती यहाँ पे देखिए एक संदर्भ में इस प्रकार से काम होगा कि हम करेंगे हर का गुणनखंड, कुल मिला के हमको इसके शून्य निकालने। ऐसी वो गिनती है जो इसको शून्य कर देती हैं। अगर नीचे वाली गिनती शून्य हो गई, ओके ठीक है, अगर नीचे वाली गिनती शून्य हो गई तो स्थितियाँ क्या हो जाएंगी, स्थिति बिखर जाएगी भाई। बात ये हो जाएगी कि अगर ये 0 हो गया तो ये परमेय नहीं रहा, अपरमेय यानी इनफाइनाइट में चला जाएगा, तो इसका परिसर कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ये गलत सा हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करेंगे, बस इसके शून्य पहले निकाल लेते हैं। तो हम निकालते हैं क्या है, x² - 8x + 12 को उठाते हैं, यहाँ पे गुणनखंड करते हैं। करने के लिए x², यहाँ पे गुणा करने पे 12, जोड़ने घटाने पे 8 है, तो 6 दूनी ये 12, 6 दूनी 8 होता है, तो यहाँ पे -6x - 2x + 12 ऐसे कर दिया हमने। यहाँ से x कॉमन लिया, x -6, यहाँ से -2 कॉमन लिया, x -12, सॉरी यहाँ पे x -6 ही मिलेगा, 2 कॉमन ले लिया है, तो x -6 यहाँ पे निकल गया, x -2 यहाँ पे निकल गया, x बराबर यहाँ से क्या मिल गया हमको 6 मिल गया, और यहाँ पे x बराबर क्या मिल गया 2 मिल गया। अब देखो भाई बात ये है कि 6 और 2 यहाँ पे रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, और भी कोई गिनती रखोगे तो 0 नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 रखने वाली गिनती हम नहीं रखेंगे, मतलब इनको नहीं रखेंगे, बाकी सबको रख सकते हैं। तो अपना जो प्रांत होने की बात है, जो ठीक है, f का जो प्रांत हमको निकालना है वो क्या बनेगा, वो सभी रियल नंबर यहाँ पे रख सकते हो, बट क्या नहीं रख सकते हो, 6 और 2 को नहीं रख सकते, माइनस कर दिया हमने 6 और 2 को, ठीक है, बस इतना सिंपल सा काम, ये हो गया आपका आंसर। तो दोस्तों चौथी सवाल हम यहाँ पे देख रहे हैं, लिखा है कि fx बराबर आपको दिया गया है √x - 1 द्वारा परिभाषित एक वास्तविक फलन है, और f का जो है प्रांत और परिसर दोनों ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान से सवाल है। अब यहाँ पे कैसे करना है चलिए देखते हैं। सो दोस्तों प्रश्न की बारी आ चुकी है, इसको हल करते हैं, शुरू करेंगे। कैसे करेंगे, हमको इसका प्रांत और परिसर तो निकालना है। तो है क्या इसमें कि fx बराबर √ के अंदर x -1 दिया गया। अब यहाँ पे एक चीज़ दिया गया, एक ख़ास चीज़ जो दिया गया है, क्या है कि वास्तविक फलन। अगर आपने किताब में पढ़ा है, देखा है, समझा है, जाना है, तो आप जानते हैं कि वास्तविक फलन क्या कहलाते हैं। वास्तविक फलन होते वो हैं जिनका जो, देखिए ये आगे प्रांत हो गया, आगे पीछे वाला परिसर हो गया, जिनका परिसर वास्तविक संख्याएं हों, ठीक है, वास्तविक संख्या रियल नंबर यानी कि r हों, ठीक है, वही आपका वास्तविक फलन होता है। यानी ऐसा कुल मिला के ऐसा फलन जिसका जो भी आपका जो परिसर होने वाला है वो रियल नंबर होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। अच्छा, रियल नंबर के अलावा कौन सी गिनतियाँ होती हैं, जो वास्तविक संख्याओं के अलावा कौन सी होती हैं, तो भैया जो काल्पनिक संख्याएं होती वो होती हैं। अब काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, देखिए वास्तविक तो ये हो गई जितने भी हमने पढ़ी हैं,
वास्तविक के अलावा होती है काल्पनिक। काल्पनिक कौन होती है? अंडर रूट के अंदर कोई माइनस वाली गिनती मिल जाए, 4 मिल जाए, अंडर रूट के अंदर 1 मिल जाए, अगर ऐसी कोई गिनती मिल जाए माइनस में, ठीक है, तो ये कहलाती है काल्पनिक। और ठीक है, काल्पनिक ऐसी वाली गिनतियाँ अगर मिल जाती हैं तो ये काल्पनिक कहलाती हैं, ये वास्तविक नहीं होती हैं। तो ये जो फलन है ये वास्तविक फलन है, इसका प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। वास्तविक फलन वही होते हैं जिसका जो परिसर होता है वो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर होते हैं। रियल नंबर यानी कि जितना अभी तक हमने पढ़ा है। तो अब हम जानेंगे कैसे कि वास्तविक संख्याएं कौन सी नहीं है। तो अंडर रूट के अंदर जो भी माइनस वाली गिनती मिल जाती है वो क्या होती है? वो वास्तविक नहीं होती है। तो इस स्थिति में अगर हम देखेंगे कि ऐसा क्या रखें, देखिए प्रांत हम निकालने का प्रयास कर रहे हैं, हम वो गिनतियाँ रखेंगे यहाँ पे, जिससे यहाँ पे हमको क्या होगा कि ये वास्तविक इसका परिसर मिलना शुरू होगा। तो यहाँ पे अगर F0 रखते हैं, ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 0 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट -1 मिलेगा। क्या ये वास्तविक संख्या है? ये आपको परिसर प्राप्त हुआ। क्या ये वास्तविक संख्या है? भैया हमने बताया कि अंडर रूट के अंदर अगर कोई माइनस वाली गिनती मिलती है तो वास्तविक नहीं होता है। अब चूंकि ये वास्तविक फलन है तो ये तो वास्तविक नहीं है, तो हम इसको नहीं रख सकते, 0 को हम नहीं रख सकते। हम 1 रखते हैं, F1 रखते हैं, इक्वल टू 1 - 1 इक्वल टू अंडर रूट 0 इक्वल टू 0। क्या ये वास्तविक संख्या है? जी हाँ, बिल्कुल 0 एक वास्तविक संख्या है। तो 0 एक वास्तविक संख्या है, ये हमने 1 रखा है तो उसके बाद मिला है, यानी हमारा प्रांत मिलना शुरू हो गया। और परिसर जो है, परिसर ज्ञात करेंगे लेकिन उसके बारे में धीरे रखते हैं, ध्यान से समझते हैं। तो प्रांत हमारा मिलना शुरू हो गया, 1 रख दिया। अब देखिए 0 से पहले वाली गिनती कुछ रख सकते हैं क्या? माइनस वाली कोई गिनती रखोगे तो यहाँ पे फिर से माइनस मिलेगा, जोड़ करके माइनस ही तो मिलेगा, और फिर बड़ा वाला माइनस मिलेगा, यानी फिर रियल नंबर नहीं मिलेगा आपको। यानी कि आप माइनस वाली गिनती नहीं रख सकते, 0 भी नहीं रख सकते, 1 रख सकते हो। अगर 2 रखोगे तो क्या होगा? 2 में से 1 गया, 1 का वर्गमूल 1 होता है, यानी वास्तविक संख्या मिल रही है। यानी कि अगर हम प्लस वाली गिनतियाँ जो भी रखते जाते हैं सब की सब क्या हो रही हैं? हमारे यहाँ पे प्रांत बन जाएंगे। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे F का जो प्रांत हो रहा है वो क्या है? सभी वास्तविक धनात्मक संख्याएं ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि x such that x एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल 1 कर सकते हैं, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल 1 कर सकते हैं, या इसकी जगह ऐसे कर सकते हो कि ग्रेटर देन 0 कर सकते हो, यानी 0 से बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ी होनी चाहिए, ऐसी वाली गिनती है। तो ये क्या है? क्वेश्चन में बंद कर दिया। ये क्या है? अपना जो प्रांत हो रहा है, यानी 1 2 3 4 सभी गिनतियों को यहाँ पे नेचुरल नंबर को हमने रखा है, लिखने का तरीका ये आपका है, तो आपका प्रांत मिल गया है। ओके, तो अब परिसर की बारी आ जाती है। परिसर में हम ध्यान देंगे, हमने देखा कि माइनस वाली कोई भी गिनती रखोगे तो आपका क्या मिलेगा कि हमेशा वो हमारा उत्तर नहीं मिलने वाला, 0 रखने पर भी नहीं मिलने वाला। 1 रखेंगे तो हमको 0 मिल गया, 2 रखेंगे 1 मिल जाएगा, 3 रखेंगे तो 3 में से 1 गया, 3 में से 1 गया, 2 बचेगा, अंडर रूट 2 बच जाएगा, यानी वो भी वास्तविक संख्या ही है। तो और वो धनात्मक मिल रही है। तो F का जो परिसर हमको ज्ञात हो रहा है, परिसर ज्ञात हो रहा है, वो क्या है? हम इसको y सच दैट y लिखेंगे, एलिमेंट यानी बिलोंग टू R कहेंगे, ठीक है। अब ये क्या है? y क्या है? आपको 0 मिल रहा है, 0 से बड़ी गिनती मिल रही है, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन इक्वल 0 कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, इतना सा लिख देंगे बस, बहुत हो गया। ये समझने वाली बात है और समझ गए होंगे आई होप। तो भाई देखो, बात इतनी सी है कि आप अपनी किताब में लेकर के पढ़ते रहिए, ठीक है। और किताब नहीं है तो NCERT के PDF आप डाउनलोड कर लीजिए, इंटरनेट पे फ्री में मिल रही है। NCERT बुक PDF लिखेंगे तो जो पहली वेबसाइट मिलेगी वहीं पे जाके आप खोल सकते हैं, बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने भी वहीं से डाउनलोड किया है, क्योंकि आपको मैंने बताया ही था कि हमारी किताब को थोड़ा सा पन्ना क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, जिसकी वजह से हम उसको उसमें कुछ चीज़ें, कुछ पन्ने गायब हो गए हैं, दोहराए गए हैं, तो वो स्थिति बन रही है। तो इसके लिए हमने वहाँ पे वहीं से डाउनलोड किया, बाकी वो हो जाएगा। इस चैप्टर को आगे बढ़ जाएंगे तो वहाँ से हम पढ़ाना शुरू कर देंगे किताब से। तो आप इस किताब को बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको ये हर एक चैप्टर को अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे प्रवित प्रश्नावली आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे हमने 4 क्वेश्चन को आपको बता दिया। 5वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि fx बराबर
यहाँ पे मॉड में x-1 द्वारा परिभाषित वास्तविक फलन ठीक वास्तविक फलन है। f का प्रांत और परिसर उसी की तरह ज्ञात कीजिए। और ये प्रश्न आई होप आप कर पाएंगे, करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। ये आपके लिए रहेगा, आप अगर कर पाएँ तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ हमने कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही करना है। देखिए ये क्या है, रफ आइडिया है, ये आपका आंसर है। ये दोनों चीज़ें आपको लिखनी है, बस इतना सा आपको लिखना है। बस आपको पूरा डिटेल में समझना होगा, समझ करके ही आपको लिखना होगा, ठीक है। आप उनको कर लेंगे। और छठे प्रश्न और 6 से लेकर मिला के भी हमको 12 प्रश्न इसमें मिलने वाले हैं। उसके बाद ये प्रश्नावली पूरी ख़त्म हो जाती है और आगे के प्रश्न बड़े ही मज़ेदार होने वाले हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे अगले प्रश्नों को। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।